T20 वर्ल्ड कप जितना बड़ा मुकाबला, कौमी टीम उतनी ही बुरी तरह फ्लॉप। भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी, बल्लेबाजों ने कुछ किया, ना ही बॉलर्स ने कारकर्दगी दिखाई। शायकीन ने क्रिकेट मायूस, भारत के 176 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 114 रन पर ढेर। टॉप ऑर्डर सिर्फ 13 रन पे पवेलियन लौट गया। सैम अयूब 6, साहबजादा फरहान 0, कप्तान सलमान अली आगा सिर्फ 4 रन बना सके। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। नामी गिरामी बल्लेबाजों ने बगैर मुकाबले के हथियार डाले। पाकिस्तानी बैटर्स ने तू चल में आया का फॉर्मूला अपनाते हुए विकेटें तोहफे में पेश की। भारतीय बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की पसपाई फैंस को गमजदा कर गई। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने बैटिंग और बॉलिंग में नाकामी का एतराफ़ किया। मैच के बाद गुफ्तगू में कहा कि हमने सूरत हाल के मुताबिक बॉलिंग नहीं की, बैटिंग के शोबे में भी तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके। एहसास है कि ऐसे एहसाब शिकन मार्के में फतह बहुत अहम होती है। हुकूमत ने रमजान मुबारक से कबल सार्फिन पर महंगाई का नया बोझ डाल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा करते हुए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपये बढ़ा दिए। पेट्रोलियम डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि हुकूमत ने ओगरा की तजावीज़ की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इतलाक अगले 15 रोज़ के लिए होगा। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 258 रुपये 17 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 32 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की फी लीटर कीमत 268 रुपये 38 पैसे से बढ़कर 275 रुपये 70 पैसे हो गई। अमन बोर्ड के रुकन मुबारक ने गजा इस्तेहकाम फोर्स के लिए हजारों एहलकार फराहम करने के अज़्म का इजहार किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। सदर ट्रंप का कहना है कि 16 फरवरी को वाशिंगटन में होने वाले गजा अमन बोर्ड के इजलास में वो ऐलान करेंगे कि रुकन मुमालिक ने गजा में इंसानी इमदाद और तामीर नौ की कोशिशों के लिए $5 अरब से ज़्यादा देने का वादा किया है, जबकि बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स और मकामी पुलिस के लिए हजारों एहलकार फराहम करने का भी अहद किया है। पाकिस्तान समेत मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब इमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर भी इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज अच्छा हुआ होगा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। कल की रात हम सबके लिए बड़ी सरप्राइजिंग रही। सरप्राइजिंग दो तरह से रही। अच्छा आगाज़ भी नहीं हुआ आज के दिन का। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक तो हम इंडिया से मैच जीत जाएंगे, दूसरा हम जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो ये कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो सकता है। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरे ख्याल में हमें पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर सबसे पहले फैसल बात कर लेनी चाहिए। 5 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। 258.17 पैसाज ये जो है वो अब कीमत नहीं होने जा रही अब। और हाई स्पीड डीजल में 7 रुपये का इजाफा किया, विच लीड्स मी टू अ क्वेश्चन कि रमज़ान से पहले ऐसा इजाफा, जब रमज़ान में ऑलरेडी आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाते, मेरे ख्याल में एक वजह मिल गई है कि जी अब महंगाई क्यों करनी है। मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही ये इजाफा। अब इसमें होगा क्या क्या, इसमें ये जो इसका फॉल आउट होगा वो कमोडिटी प्राइस पे भी होगा, ज़रूरत की जो अशियाँ हैं उन पे भी होगा, ट्रांसपोर्ट के किराए वो कहाँ छोड़ेंगे, वो भी बढ़ाएंगे। तो ऑल इन ऑल रमज़ान से पहले 5 रुपये पेट्रोल में जो इजाफा होता है वो स्नोबॉल इफेक्ट होगा और होते हुए फिर वो दीगर चीज़ों पे उसका फॉल आउट होगा। अब ये नया बोझ ये जो आवाम पे मुंतकिल किया गया है, इसका रेफिकेशन क्या होगा ओवरऑल रमज़ान, इस पर भी आगे चल के हम ज़रूर शो में बात करेंगे। एंड यू नो व्हाट, मूविंग टू आवर टॉप स्टोरी एंड दैट इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच। आफ्टर ऑल द फियास्को हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि पाकिस्तान कोई फाइट पुट अप कर पाएगा। हमें ऐसा लग रहा था कि सारी जो सिचुएशन है, यानी कोलंबो में मैच होना, पाकिस्तान का शिव श्रीलंका में अपने मैचेस का खेलना, पाकिस्तान का जो बॉलिंग लाइनअप है उसकी इतनी तारीफें होना, मेरे ख्याल में वो सारी चीज़ें हमें एक्सपेक्ट करवा रही थी कि हम शायद ये मैच जीत सकते हैं और इतनी बुरी तरह से नहीं हारेंगे। फैसल कम से कम ये तो ज़रूरी एक्सपेक्ट किया था इस मैच से। वेल जब शुरुआत हुई मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा जो मामला था वो पहला ही ओवर था और उसके बाद फिर मामला डावाडोल ही रहा। बहुत सारे लोग सैम अयूब की उस बॉलिंग को भी बहुत अच्छा करार दे रहे हैं, लेकिन उस वक्त तक ना साथ यू नो व्हाट, उस वक्त तक आते आते कश्ती इतनी डूब चुकी थी क्योंकि इंडिया इस विकेट पे जो स्लो था, जो टर्निंग था, उस पे पहले 6 ओवर में ही अगर आप 70 कर दें तो फिर आगे रह क्या जाता है और हमारे तो फिर आप बात ही ना करें। वेल सारा उस पर हम अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, बट कोलंबो से लाइव हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी। अफजाल, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और बताइए अफजाल,
लोग जो है आपने मैच के बाद लोगों से बात भी की, हाउ डिसअपॉइंटेड दे वर, डिमांड क्या कर रहे थे लोग ये बताइए? फैसल गुड मॉर्निंग। बिल्कुल फैसल, कल बड़ा डिसअपॉइंटिंग डे था फैंस के लिए भी। बड़ी दूर से लोग आए थे, अमेरिका से, दुबई से, दुनिया भर से जितने भी शायकीन क्रिकेट हैं पाकिस्तान के। और लिटरली जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, उसके बाद तो वहां पे लोग रोए भी, मायूस भी थे। और उनकी डिमांड एक ही थी कि नए लड़कों को मौका दिया जाए। बाबर से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी उनकी, शाहीन से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी कि जिस तरह से मैच बन चुका था, 150 तक रिस्ट्रिक्ट करने जा रहे थे और लास्ट ओवर में भी शाहीन ने जो है वो बहुत ज्यादा रन्स कंसीड किए और उस वजह से टारगेट 176 तक चला गया। शादाब पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये वो 3-4 प्लेयर्स हैं हमारे जो पिछले 8-10 साल से टीम के साथ कैरी कर रहे हैं। शायकीन का ये कहना था कि पीसीबी को चाहिए कि अब इन लोगों से। अफजाल, तो मुझे ये बताइएगा कि सलमान अली आगा की कैप्टेंसी से कितना ज्यादा लोग डिसअपॉइंट हुए हैं? जी बिल्कुल, सलमान अली आगा की कैप्टनसी से भी बहुत ज्यादा जो शायकीन क्रिकेट है वो नाला है। और उन्होंने कहा कि अब ये टाइम है पीसीबी के पास कि वो दोबारा से जो है वो नजर सानी करे अपने डिसीजंस पर और नए लड़कों को, नई क़यादत को मौका दिया जाए। अब चूंकि वर्ल्ड कप तो चल रहा है, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस थी शायकीन का कहना होता, उन्होंने कहा कि ये तो वॉक ओवर दे दिया इंडिया को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। इससे बेहतर था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बायकॉट ही कर लेती। वो तो कुछ और समझ के आए थे कि लड़के अपनी जान मारेंगे और शो करेंगे कि वन साइडेड जो शो रहा और उसमें पूरी तरह डोमिनेंस जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम की रही। और जो हेड कोच है माइक हैसन, उन्होंने भी इस बात का इतराफ किया पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि इंडियन टीम ने टोटली आउट क्लास कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। तो ये माइक हैसन के लिए भी सोचने का मुकाम है कि वो अब आगे लड़कों को कैसे लेके चलेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, दोबारा से हमें रीबिल्ड करना है। या जो प्लेयर्स का एटीट्यूड है मोस्टली सीनियर प्लेयर्स का, उससे ये नहीं लगता कि टीम दोबारा रीबिल्ड होगी। ऑब्वियसली इसमें अगर नसीम शाह को, सलमान मिर्जा को, फखर जमान बेंच पे बैठा है, एक मैच विनर है आपके पास प्रूवन, वो बेंच पे बैठा है, पीछे ख्वाजा नाफे है। अगर इन 4-5 लड़कों को मौका दिया जाता है तो इन आगे आने वाले टूर्नामेंट में जो लास्ट ग्रुप मैच है उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकती है टीम। और उसके साथ साथ जो ग्रुप नेक्स्ट जो आता है राउंड, उसमें जो है सुपर 8 में टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकती है। ओके अफजाल, चलें लेट्स सी, हम देखते हैं क्या चेंजेस है क्या नहीं है। थैंक यू सो मच, यू एंजॉय द वेदर ऑफ कोलंबो। जनाब, सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान अपना एक अहम मैच हारा है, लेकिन वर्ल्ड कप का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए एंड वेल विद दैट क्या लर्निंग्स है कल के मैच के लिए, कहाँ 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 हमसे भूल चूक आई हुई जस्ट है? हैव वन क्वेश्चन फैसल बिफोर वी गो टुवर्ड्स ब्रेक कि ठीक है, अगर हम सुपर 8 तक पहुंच भी जाएंगे, उसके बाद सुपर 8 में क्या करेंगे? विल भी जो हम कह रहे थे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक तो चला ही जाएगा, क्या कल जो हमने परफॉर्मेंस देखी है उसके बाद हमें लग रहा है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक चला ही जाएगा? वेल, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ले रहे हैं एक ब्रेक। सी यू आफ्टर दिस। वेलकम बैक अगैन एंड एज आई सेड कि हम थोड़ा सा डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डाइसेक्ट तो हमने क्या करना है, मेरे ख्याल में कल जो डाइसेक्शन हो गया है पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग का, उसके बाद कुछ बचा नहीं है, बट फिर भी क्लोजली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इतना बुरा डिड वी डिजर्व टू लूज दैट बैड टीम वी हैड। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ अब्दुल वहीद खान साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये बात तो हम जानते थे कि भारतीय टीम काफ़ी मजबूत टीम है और पाकिस्तान शायद उतना बड़ा हमारे पास पेपर के ऊपर टीम नहीं है, लेकिन ये शायद हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना डिसअपॉइंटिंग हमें गेम मिलेगा कल। देखिए, आपने सही कहा बिल्कुल कि मतलब मैच शुरू होने से पहले ये तो सबको पता था कि मतलब भारत को एडवांटेज है, मतलब उनकी परफॉर्मेंसेस को लेकर, उनके लेवल ऑफ प्लेयर्स को लेकर। लेकिन जिस तरह से आज पाकिस्तान मैच हारा है और जो फील्ड में गलतियां की गई, मतलब बॉलर्स को जिस तरह यूटिलाइज किया गया, नहीं यूटिलाइज किया गया, गलत वक्त में गलत बॉलर्स को बॉलिंग दी गई, ये सारी चीज़ें जो है बड़ी डिसअपॉइंटिंग होती है किसी भी फैन के लिए, क्रिकेट फैन के लिए। बात बड़ी सिंपल आती है कि देखें, अभी पाकिस्तान ने इतनी मतलब एक तरह से एक जंग लड़ी है जिसमें जो है उन्होंने बाइकआउट की बात की थी इस मैच की, फिर आईसीसी को पीछे हटना पड़ा, सब कुछ हुआ, उसमें पाकिस्तान की जीत हुई।
अब जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट पे इतना अच्छा कर रहे हैं, आईसीसी लेवल पे आपका एक नाम हो रहा है कि हाँ जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा स्ट्रांग होता जा रहा है, तो टीम का ये फर्ज बनता है कि फिर वो बैक करे उस चीज़ को, बिल्कुल। फील्ड पे भी। तो मुझे आज जो पूरी सबसे तरीके ज़्यादा से। अफ़सोस रहा है वो ये रहा है कि प्लेयर्स ने उस चीज़ को बैक नहीं किया फील्ड पे। मतलब हार-जीत तो चलो होती है। मैं समझता हूँ कि इंडिया को तो एज था, लेकिन जिस तरह से आज हम मैच हारे हैं 61 रन से, और जो हमने गलतियाँ की और फिर जिस तरह से हमारी बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हुई, वो बड़ा अफ़सोसनाक है। और अब ये है कि यही हम कह सकते हैं कि मतलब क्योंकि हमेशा ये होता रहा है कि पाकिस्तान टीम हमें लेट डाउन करती है शायकीन को, लेकिन शायकीन पर अगला मैच आता है, फिर शायकीन तैयार हो जाते हैं कि नहीं जी अब अच्छा जी। अब करेगी ऑप्शन टीम। क्या है? तो अब यही दुआ कर सकते हैं कि सुपर 8 में जब जाएँगे तो वहाँ अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, तो फिर आगे चल के हो सकता है सेमीफाइनल सेमीफ़ाइनल, तक फाइनल में फिर पहुंचेंगे भारत से यार। खेलने का एक मौका मिले और इस हार का बदला लेने का मौका मिले। लेकिन खुदा करे। जिस तरह का खेल पेश किया, अगर इस तरह का खेल जारी रखेंगे तो फिर तो सुपर 8 में भी हमें दूसरी टीमों के खिलाफ भी बहुत मुश्किल पेश आएगी। अच्छा, अब बात ये है कि हमें ना हर आईसीसी टूर्नामेंट से पहले ये बावर कर दिया जाता है टीम कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है, सब कुछ बेहतरीन है। होता भी ऐसा ही है, टूर्नामेंट से पहले कोई बायलैटरल सीरीज़ होती है, कोई ट्रायलैटरल हो जाती है कभी-कभी, और वो हम जीत जाते हैं। टूर्नामेंट में जाते हैं और फिर परफॉर्मेंस का ये हाल होता है। दूसरा मुझे यही बताइएगा, टॉस जीत के फील्डिंग के फैसले को कैसे एनालाइज़ करेंगे आप? आई थिंक इसका अगर आप देखें ना तो इसको आपको ट्रेस करना पड़ेगा जो 2021 का जो वर्ल्ड कप हुआ था। तो उसमें जो है हमने क्या कहते हैं अपना पहले बॉलिंग की थी और अच्छी बॉलिंग की थी, जी। इंडिया को जल्दी आउट कर दिया था। उसके बाद फिर हम 10 विकेटों से मैच जीत भी गए थे। या तो शायद वो चीज़ ज़हन में है। लेकिन जो था मेरे ख़्याल से इस वज़ह से भी इनके ज़हन में होगा कि जी कहीं ड्यू का फैक्टर ना आ जाए या बारिश का कोई सिलसिला ना आए, तो हमें पता हो कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कितने रन्स करने हैं, कितने ओवर में। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने वाली होती है कि मतलब 2021 के वर्ल्ड कप के बाद आप देखें तो शाहीन ने इंडिया के खिलाफ 3 मैच खेले हैं और तीनों मैचेज़ में उसकी 2 या 3 विकेटें हैं सिर्फ़, और कोई जी। तकरीबन कोई उसने 9 या 10 रन्स के हिसाब से पर ओवर रन्स दिए हैं, या और कोई 60 की या 55 की एवरेज है उसकी पर विकेट। बाबर आजम ने 2021 के वर्ल्ड कप के बाद वो जो मैच हम जीते थे इंडिया से, उसके बाद से किसी टॉप नेशन के खिलाफ कोई एक छक्का नहीं मारा टी20 में। तो हमारी क्रिकेट मुझे ऐसा लगता है जैसे 2022 के बाद से नीचे आई है। जब हम फाइनल खेले थे 2022 का वर्ल्ड कप, उसके बाद से नीचे आई है क्योंकि हम फैसले नहीं कर पाते और ना हम उस पर स्टिक करते हैं। अभी इस वर्ल्ड कप से पहले जब ये माइक हैसन को लाया गया हेड कोच, उन्होंने कहा जी नए तरीके से अब हम टी20 खेलेंगे, जी। नए प्लेयर्स लेके आएंगे। लेकिन आप देखें वर्ल्ड कप आया तो वही पुराने प्लेयर्स हैं, वही शादाब खान, वही शाहीन शाह अफरीदी, वही बाबर आजम। तो फिर आप स्टैंड करते कहाँ हैं? या फिर हम मतलब वही है कि हम फुल सर्कल हम जाते हैं और फिर हम वापस आ जाते हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि जब तक कि आप इवॉल्व नहीं करेंगे एज अ टीम, यंगस्टर्स को ट्राई नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। सही कहा। अफसोस ये होता है कि देखिए मैच में पाकिस्तान अच्छी खासी पोजीशन में था। पाकिस्तान ने उनको मतलब 15 ओवर में सिर्फ 124 करने दिए थे। उनकी 4 बड़े प्लेयर्स भी आउट हो गए थे। उसके बाद आखिरी 5 ओवर में हमने उनको 50 करा दिए। फिर हमारी जब बैटिंग आई तो ठीक है, जो ओपनर्स होते हैं वो जल्दी आउट हो भी सकते हैं आजकल की टी20 क्रिकेट में, क्योंकि आप तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद जो नीचे से बैटिंग हुई है, आप मतलब जिस तरह बाबर ने बैटिंग की, सलमान अली आगा ने बैटिंग की, दूसरों ने बैटिंग की, तो ऐसा लगता था जैसे पिच इन्होंने रीड ही नहीं की। इनको समझ में नहीं आया कि ये पिच कैसे खेलेगी, और इसी वजह से शायद ये इतने सारे स्पिनर्स के साथ चले गए मैच में। और आप ये देखेंगे 20 ओवर में से सिर्फ 2 ओवर्स शाहीन ने करवाए, बाकी सब स्पिनर से इन्होंने सही। गेंद करवाई है। इतने बड़े मैच में कौन सी टीम जो है इतने सारे स्पिनर्स से खेलती है? ठीक 2 ओवर्स में पिटे भी तो बहुत ना शाहीन शाह अफरीदी, मेरे ख्याल में उसका क्या ही जवाब देंगे, उनको कैसे और यूज़ कर सकते थे। दूसरा ये कि इससे पहले भी हमने सलमान अली आगा की कप्तानी देखी है वहीद भाई, इतनी बुरी भी नहीं होती है, शायद उतने बड़े मैचेस नहीं होते कि उनकी कप्तानी एक्सपोज हो सके। कल वो बिल्कुल क्लूलेस नजर आए। मतलब आपने टॉस जीता, उसके बाद बॉल किया, चले शायद वहां तक भी हम मान लेते, लेकिन उसके बाद क्या हुआ जब आपने अभिषेक को आउट कर लिया था? आई थिंक प्रेशर का उसमें एक चीज़ होती है कि प्रेशर था, बिल्कुल भारत से मैच हो रहा था, और क्योंकि इस मैच का बिल्डअप बड़ा अजीब सा रहा है, बड़ा हाइप क्रिएट हुई है जो पाकिस्तान ने बाइकआउट की धमकी दी थी उसके बाद से, तो इस मैच पर पूरा सबकी नजरें थी। आई थिंक वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाए। लेकिन दूसरा एक ये भी है कि इनका एक मसला ये भी होता है कि आजकल कोचिंग, ये जो कोचेस बाहर से आते हैं, इनका इतना रोल होता है टीम में कि ये लोग बाकायदा कप्तान को बताते हैं कि आपने ये करना है, इस ओवर में इससे करवाना है, इस ओवर में। तो वो एक पर्ची पे लिख के वो लिखा हुआ होता है कि जी इस ओवर में ये बॉलिंग करेगा, इस ओवर में बॉलिंग ये वही फॉलो करेगा। हुआ मुझे लग रहा तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो पहले से ही मतलब सब तय करके आए थे है। कि हम इस तरह से एब्सोल्युटली। करेंगे, इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे। लेकिन कप्तान क्रिकेट में वही कामयाब होता है जो कि मतलब सिचुएशन के सिचुएशन के हिसाब हिसाब से। से और मैदान में खुद फैसले करे कि नहीं यार इस टाइम पे मुझे ये करना चाहिए, इस टाइम पे मुझे इससे बॉलिंग करनी चाहिए। कल के मैच में अगर आप देखें तो उसने सलमान ने बहुत सारे गलत डिसीजन लिए। लास्ट ओवर एग्जैक्टली। शाहीन को कराना डेंजरस था।
उस्मान तारिक को आप 11वें ओवर में लेके आ रहे हैं, जबकि उस्मान तारिक पे इतना हवा बना हुआ था कि उस्मान तारिक को इंडियन बैट्समैन खेल पाएंगे जी। नहीं खेल पाएंगे। आप इतना लेट उसको लेके आए, 10वें ओवर में। फिर खुद जब आपने 2 ओवर किए, इसे 10 रन दिए, तो आपने क्यों नहीं कंटिन्यू किया? आप कंटिन्यू कर लेते हैं। तो काफ़ी इश्यूज़ थे, उसकी कप्तानी के बहुत झोल थे, लेकिन उससे बढ़ के चीज़ ये है कि बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर कप्तान रन्स नहीं कर रहा, तो उसकी कप्तानी पे भी असर पड़ता है। और सलमान अली आगा पिछले 3 इस वर्ल्ड कप में तीनों इनिंग्स में फेल हुए बुरी तरह से। तो आई थिंक वो भी एक है कि प्रेशर के जी रन्स नहीं हो रहे, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आपकी कप्तानी पे फ़र्क तो पड़ता है। अच्छा वही मैच के बाद ना मोहम्मद यूसुफ जो है साबिक कप्तान साबिक टेस्ट बैट्समैन, उनका ट्वीट आया और ट्वीट उन्होंने किया कि भाई टाइम्स अप फॉर शाहीन बाबर एंड शादाब, यानी वक्त इनका ख़त्म हो गया T20 में। और उन्होंने अपने ट्वीट में अंग्रेज़ी ज़बान में ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है उन्हें अब नए नए परफॉर्मर्स की ज़रूरत है, ना कि एम्प्टी विंस अगेंस्ट वीकेस्ट टीम। ये ट्वीट बहुत देर से नहीं क्या मोहम्मद यूसुफ भाई ने? बहुत सही आपने बात की है। असल में मसला ये है कि अगर आप जाके चेक करेंगे ना, तो 1 साल पहले देखिएगा यही ट्वीट किसी और फॉर्मेट के प्लेयर ने किया होगा कि इसकी जगह नहीं बनती, इसकी हाँ जगह नहीं हाँ। बनती। ट्रू मैं दैट। वही बात कर रहा था जो शुरू में बात कर रहा था कि हम फैसले करते हैं, हम उस पे स्टिक नहीं कर पाते हैं। और फिर दूसरा हम जैसे कहते हैं खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे वहाँ सियासत है खेल में। और मुझे ऐसी फ़ील आती है और मुझे पता है कि कुछ बड़े प्लेयर ऐसे होते हैं जो कि टीम में से भी इस वजह से रहते हैं कि वो अपने असर रसूख इस्तेमाल करते हैं। अब बाबर आज़म को इन्होंने कोई तकरीबन 8 महीने T20 की टीम से बाहर रखा। शाहीन को भी ये नहीं खिला रहे थे। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप आया तो इन्होंने एकदम से इनको शामिल कर दिया। उसकी वजह ये है कि जी आपको पता है कि वर्ल्ड कप में जो प्लेयर खेलता है तो उसको बड़े फ़ायदे होते हैं। वो इन टच रहता है। प्लस आप देखें कि बाबर अगर आप उसको इस तरह से देखें कि बाबर को अगर ये जो PSL का भी ऑक्शन हुआ पाकिस्तान सुपर लीग का, उसमें अगर कोई टीम नहीं मतलब अगर ऑक्शन में जाते और बाबर पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होता, तो क्या आप समझते हैं कि 7 करोड़ में बाबर को लिया जाता? नहीं। आप समझते हैं कि क्या पेशावर ज़ल्मी शायद इसको रिटेन करता? तो ये बड़ा एक फैक्टर है। ये बड़े प्लेयर्स को भी पता होता है कि मतलब हमें किस टाइम पे टीम में होना ज़रूरी है। फिर ये अपने असर रसूख इस्तेमाल करके ये जो है किसी न किसी से टीम में प्रेशर बना के आ जाता है। लेकिन बात वही होती है कि आप अपने लिए तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आप मुल्क को तो लेट डाउन करते हैं ना। अगर आप खेल रहे हैं तो भाई खेल के दिखाओ ना यार। भाई सामने वाला या भी तो खेल के दिखा रहा है ना, वो कैसे खेल रहा है, उसी पिच पे वो खेल रहा है। उसी बस सिर्फ ये है कि अप्रोच डिफरेंट है, माइंडसेट क्लियर है कि जी हमने ये करना है, रोल डिफाइंड है। हमारे वहाँ रोल ही डिफाइंड नहीं है। जिस तरह से बाबर आउट हुआ है, आप देखें मतलब इतना बड़ा प्लेयर इस तरह से आउट होता है। मतलब ऐसी क्या जल्दी थी भाई आपको? अगर 3 विकेटें गिर भी गई थी तो एब्सोल्युटली। आप लेके चलते टीम को, पूरे 20 ओवर तक लेके चलते आप, हार जाते ना। लेकिन 175 के करीब-करीब आप पहुँचते तो एक वो रहता कि हाँ यार पाकिस्तान ने आखिर तक फाइट की। आप तो जिस तरह से आउट हुए वही एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। फिर शाहीन शाह अफरीदी, अरसा हो गया यार, मतलब आपको आखिरी ओवर अगर दे रहा है कप्तान, तो आप क्या बॉलिंग कर ठीक रहे हो है। यार? मतलब आखिरी ओवर में आपने 16-17 रन दे दिए उठा के, ठीक वही है, अब 16-17। ईद भाई ये बताइएगा कि क्या आगे होने जा रहा है वर्ल्ड कप में? अगले मैचेस में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? हमें सुपर 8 में अच्छा करना है, हम क्या इस प्लेइंग 11 के साथ जाएं आगे, कोई तब्दीलियां करें? देखिए, मैं तो अभी भी इनको सिर्फ़ 2 चीज़ें करनी है, बड़ी सिंपल ओके। सी बात है। आप पिच के हिसाब से और मैच सिचुएशन के हिसाब से आप टीम सेलेक्ट करें, ठीक है? इवन इनफैक्ट कि किससे आप खेल रहे हैं उनको वो भी देख के आप टीम सेलेक्ट करें। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर आपके पास स्पिनर्स आ रहे हैं तो आप सबको खिलाओ। नहीं, जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है, जिसको जहाँ खिलाने की ज़रूरत है, हो सकता है अबरार शायद एक टीम के खिलाफ अच्छा लीथल साबित हो, दूसरी टीम के खिलाफ उसका रिकॉर्ड अच्छा ना हो। हो सकता है उस्मान तारिक की टीम के खिलाफ अच्छा हो, दूसरी टीम के खिलाफ अच्छा ना हो। तो आपको ग्राउंड पिच पिच को देखकर, सिचुएशन को देखकर फैसले करने चाहिए। हार की सबसे बड़ी वजह ये थी कि आपकी टीम में बैलेंस ही नहीं था। आपकी सही। टीम में 5 के बाद जो है वो एक मतलब यूटिलिटी प्लेयर्स का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। या तो आप थोड़ा सेंसिबल 5 के डिसीजन लें बाद से सिलेक्शन में। 3 ये के टीम में बाद। अभी भी प्लेयर्स तो वही हैं जो मतलब कुछ अर्से पहले जीते हैं मैच, जब ऑस्ट्रेलिया को 3-0 भी हराया है। तो प्लेयर्स तो वही हैं, लेकिन ये कि वही वाली बात है कि भारत के खिलाफ टेम्पो डिफरेंट होता है, मैच का प्रेशर डिफरेंट होता है। तो ये प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जब भी ये भारत के खिलाफ खेलते हैं। लेकिन दूसरी टीमों के खिलाफ आई थिंक ये बेहतर खेल पेश करेंगे। ओके। और फिर बात वही आएगी घूम फिर के, जैसे मैंने कहा कि इसके कभी इम्कानात बिल्कुल। है कि सेमीफाइनल या फाइनल में जाके फिर इनका मुकाबला भारत से हो सकता है। और उसकी इनको पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी। इस दफ़ा वो गलतियां ना करें जो इन्होंने दोहराई है, क्योंकि अब अगर ये फिर जाके नॉकआउट में खेले भारत से और इसी तरह की परफॉर्मेंस दी, तो फिर मुझे यही कहना पड़ेगा कि भाई फिर पाकिस्तान क्रिकेट का तो बहुत बुरा हाल बिल्कुल है आगे। पहले से ठीक है तैयारी भाई। करनी चाहिए। अगर सेमीफाइनल में जाते हैं कौम को तैयारी करनी चाहिए मुसल्ले
तस्बियाँ और टोपियाँ ख़रीद लेनी चाहिए क्योंकि रमज़ान तो आ ही रहा है। शादाब ने तो भाई ये कह भी दिया है कि कौम अपना रोल उनका अच्छी तरह जानती है क्योंकि पता है रमज़ान कि आ रहा है। क्या वेल, है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी विल बी कंटिन्यूइंग टॉकिंग अबाउट क्रिकेट और क्रिकेट एक्सपर्ट और साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद हमारे साथ होंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। वी विश कि आपका दिन अच्छा उसका आगाज़ हो क्योंकि रात तो अच्छी उसका अख्तिताम नहीं हुआ था एंड देयर आर रीजंस फॉर दैट। पिछले 4 महीने में चौथी मरतबा हम आ रहे हैं इंडिया से। हमें पता है कि हम ऑन पेपर स्ट्रांग नहीं हैं बट स्टिल वो कहते हैं ना कि मुकाबला दिले नातवा खूब करता तो सही लेकिन वो भी नहीं हुआ। इससे पहले कि हम तनवीर अहमद की जानिब जाएँ, आवाम की राय भी जान लेते हैं, कितने मायूस हैं, कितने दिल टूटे हुए हैं, जान लेते हैं। परफॉर्मेंस थी, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। पहले तो हमें लगा था कि शायद कभी अच्छा खेल ले, लेकिन हमारी सोचों के बरक्स ही हुआ है। हमेशा यही होता है कि हम लोग बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा के आते हैं कि पाकिस्तान इस बार जीतेगा, लेकिन हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा जाता है। हम इतनी होप से आए थे यहाँ पे मैच देखने के लिए और इनके जो मेन प्लेयर्स थे शाहीन, बाबर, किसी ने भी अच्छा नहीं खेला। ये हर दफ़ा इंडिया के अगेंस्ट जब हम लोग खेलते हैं तो हमारे साथ यही होता है। उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट की हुई थी, उस्मान तारिक रुक के बॉल करेगा, इंडिया वाले डर गए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने 2-2 के दुम्बा बना दिए सबका। 61 रन से मैच जीत गए यार। लगता है ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, पता नहीं वो इनको वटे मारते हैं, बोले नहीं कराते, वो गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं, पता नहीं कि पहले से ही डर जाते हैं। क्या इंसान ही है वो। ऑस्ट्रेलिया से जीत सकते हैं हम भारत से नहीं जीत सकते। जब टॉस जीती थी तो उनको जो है ना चाहिए था कि मतलब बैटिंग करें, क्योंकि इनकी बॉलिंग लाइन जो है ना बिल्कुल ख़राब है। रहा होता है हमारा इंडिया पाकिस्तान का तो हमेशा ये मायूस करते हैं हमको। 175 से ज़्यादा स्कोर नहीं है T20 के लिए, लेकिन बैट्समैन ने बहुत डिसहार्ट किया है। पाकिस्तान बहुत प्रेशर ले लेता है, इनको मेंटली, इनको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, इनको कोई जो बिल्कुल इनको मेंटली स्ट्रॉन्ग रखे। सारे मामला यही हैं और शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप करें, बाबर आजम को ड्रॉप करें, इनका काम ही नहीं है। मेरी तो $700 की जो है ना टिकट जो है ना वो ज़ाया हो गई है। आई थिंक टीम को सिर्फ परफॉर्मेंस वगैरह छोड़ दें, आई थिंक नर्व्स पे कुछ काम करें। ये जो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं थी आज क्रिकेट मैच खेलने वाली। मेंटली मेरा ख्याल है पाकिस्तानी टीम स्ट्रांग नहीं है, वरना जब उनको मेंटली वो स्ट्रांग होते हैं तो परफॉर्म कर भी देते हैं। फॉर द मैच पाकिस्तान टीम इज अंडर प्रेशर। Yes, it's not for the game because they are under pressure because of the last 1 month what's happened. वेल जब आपके क्रिकेट फैंस इतना अच्छा एनालाइज कर रहे हों तो फिर क्यों हमारे क्रिकेटर्स को समझ नहीं आ रहा है कि गलतियां कहाँ पर आ रही हैं? दैट इज़ अ क्वेश्चन। और वहीद भाई फैसल ये बात कर रहे थे ना कि पॉलिटिक्स की वजह से भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, बट वेयर देयर हैज़ बिन एनी टाइम जब पाकिस्तान की क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं थी, वाज ऑलवेज देयर, बट स्टिल वी मैनेज टू बीट इंडिया। वी वर अबव द लेवल्स और आइदर ऑन द सेम लेवल्स एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो फिर तो मेरे ख्याल में कोई क्लू बनता ही नहीं है, कोई जवाब भी पैदा नहीं होता। चले, तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। अच्छा तनवीर भाई, पाक भारत मैच में हमने ना बॉलिंग अच्छी की ना बैटिंग, तो सबसे पहले तो प्लीज़ सम अप करें कल क्या हुआ पूरे मैच में। ओनली यू कैन डू इट बेटर। आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन थी, स्पेशली मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड कप में सब ये कह रहे थे बॉलिंग हमारी बड़ी ज़बरदस्त है, उसी ने मेरे ख्याल में लेट डाउन किया है। जिस तरह की विकेट थी और 175 रन जो बनवा दिए हैं, बहुत ज़्यादा रन बनवा दिए हैं। ये तकरीबन 140 रन की जो है वो विकेट थी। लेकिन बॉलिंग जो बुरी हुई, उससे पहले मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि सलमान आगा ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का क्यों फ़ैसला किया? अगर आपकी बॉलिंग अच्छी है और यहाँ पे आपको ये फील होता है कि यार यहाँ पे बॉल ब्रेक भी होगा, तो मेरे ख्याल में अगर पहले बैटिंग करते आप टॉस जीते थे तो आपको बैटिंग करनी चाहिए थी। बाद में आप बॉलिंग करते, बैटिंग करके 140-50 रन अगर आप कर जाते तो उनके लिए मुश्किल भी हो सकती थी। हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग थी। आपने पहले बॉलिंग करके उसके बाद अभिषेक शर्मा को जल्दी आउट किया, फिर क्या मतलब, यानी इतनी बुरी हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग की है। ठीक है, मैं सोच नहीं सकता था। ब्रेक इतना हो रहा है, ना विकेट को यूज़ कर रहे हैं, ना बॉल हिट कर रहे हैं पिच के ऊपर, मुंह पे दिए जा रहे हैं, फ्लाइट के साथ दिए जा रहे हैं, ऑफ स्टंप से बाहर दिए जा रहे हैं, पीछे दिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद शाहीन अफरीदी की आप परफॉर्मेंस देख लें, मतलब बहुत बुरी परफॉर्मेंसेस रही शाहीन अफरीदी की भी। ना मुझे फिट लगते हैं ना उनकी परफॉर्मेंसेस। तीसरा मैच हो गया, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। फ़हीम अशरफ से क्यों बॉलिंग नहीं करवाई जा रही? तीसरा मैच हो गया, उससे बॉलिंग नहीं करवाई जा रही। क्या प्लानिंग हो रही है सलमान आगा की तरफ से और क्या प्लानिंग हो रही है माइक हैसन की तरफ से? मेरे ख्याल में डिसाइसिव नहीं था हमारे लिए। उसके बाद जो हमने किया, और फिर आपको क्या लग रहा है, उस्मान तारिक का इतना थ्रेट क्रिएट हुआ था
एंड ही डिड द जॉब मेरे ख्याल में, जितना लेट लेकर आए उसके बावजूद ही कुड हैव डन बेटर अगर अर्ली ले आते। देखिए जाहिर सी बात है नुकसान तो हुआ ना, क्योंकि इंडिया परेशान था कि उस्मान तारिक अगर बॉलिंग करेंगे हमारे अगेंस्ट तो हम कैसे उसको खेलेंगे, और जो कि हमें प्रैक्टिस सेशन में नज़र भी आया कि वो प्रैक्टिस करते रहे। लेकिन बात ये है कि जब अभिषेक शर्मा आउट हुआ था तो क्या हमें उस वक्त ट्राई नहीं करना चाहिए था सर्किल में उस्मान तारिक को? ज़रूर हमें ट्राई करना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त ऊपर के 3 से 4 नंबर पे जो सबसे ज़्यादा फॉर्म में बैट्समैन है वो ईशान किशन है। वो हर मैच में रन कर रहा है, बड़े बड़े रन कर रहा है। अपनी होम सीरीज़ में भी जिस टीम के अगेंस्ट उसने बायलेटरल सीरीज में रन बैटिंग की है, 100 रन की उसने इनिंग खेली है, वो बहुत फॉर्म में है। तो अगर आप सर्किल में उस्मान तारिक को लाते तो 100% उसने पूरा मौका चांस लेना था 6 ओवर का फ़ायदा उठाने के लिए, वो आउट भी हो सकता था। लेकिन हम कब लेके आए उस्मान तारिक को? जब 11 ओवर में 100 रन तकरीबन बन चुके थे, उसके बाद हम उस्मान तारिक को लेके आ रहे। तो उस्मान तारिक का तो कोई प्रेशर नहीं है ना उनके ऊपर, उनको पता है इसको आराम से 3-4 ओवर खेलो। बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की उसने, 4 ओवर में को 25-30 रन कुछ दिए, एक आध आउट किया। लेकिन अगर आप उसको पहले लेके आते तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। लेकिन उसके बावजूद भी शादाब हो गया, नवाज हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है अबरार हो गया, ये कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहे हैं। इन्होंने इतनी क्रिकेट खेली, इनको इतनी समझ नहीं है कि इस विकेट के ऊपर किस तरह बॉलिंग की जाती है। बहुत पैथेटिक बॉलिंग की है इन्होंने। अच्छा तनवीर भाई, चले बैटिंग की बात कर लेना। अब साहबजादा फरहान हैं, सलमान अली आगा हैं, चले सैम को अच्छा बॉल पड़ गया, बट बाबर आजम मतलब कि समझ ही नहीं आया कि इनको हुआ क्या था। ऑन दी अदर हैंड आप देख लें इंडिया का मेन ओपनर भी आउट हुआ, लेकिन उसके बावजूद क्या ज़बरदस्त बैटिंग की। ईशान किशन ने ना सिर्फ कमी पूरी की बल्कि कमी से ज़्यादा चले गए वो। पाकिस्तान की इस बुरी बैटिंग का जिम्मेदार किसको समझते हैं? नहीं देखिए, एक तो मैंने जो पहले बात बोली थी ना कि रन्स बहुत करवा दिए, नो डाउट रन्स बहुत करवा दिए, 135-40 होने चाहिए थे। अगर हो गए रन्स तो क्या हमने ये रन्स इस तरीके से चेस करने जिस तरीके से हमारी बैटिंग लाइनअप खेली है? हमारे बैट्समैन 6 ओवर में 4 पहले 6 ओवर में 4 आउट हो गए, जिसमें आपका साहबजादा फरहान 3 बॉल्स, पहले ओवर की 3 बॉल्स रोकी हैं, उसके बाद चौथी बॉल पे चला के आउट हो गया। ये इस तरीके से आपने इस रन्स को चेस करना है। उसके बाद साइम अयूब को मैं समझता हूँ कि उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल हुआ बुमराह का, लेकिन उसके बाद जो कप्तान थे सलमान आगा, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में पाकिस्तान में स्पिनरों को छक्के मार मार के सबको ये बताया जी, और सब उसके बारे में बोलने लगे जी बड़ा कोई T20 का में कोई सुपरस्टार मिल गया। जैसे ही फास्ट बॉलर आए आप ये शॉटें खेल रहे, अगर फास्ट बॉलर आए तो थोड़ा सेंसिबल खेल लो, और वो भी आप मतलब यानी आप इतने एक्सपीरियंस बॉलर को छक्के मारने जा रहे हैं, उस पर आउट हो गए। फिर उसके बाद जो बाबर आजम ने शॉट खेला, बहुत गलत शॉट खेला बाबर आजम ने। बाबर को भी शॉट खेलने की ज़रूरत नहीं थी भाई, जब ऊपर से 3 आउट हो गए हैं, टीम मुश्किल में है, आपको ज़रूरत ही नहीं थी ये शॉट खेलने की। आप सेंसिबल खेलते रहते, जिस काम के लिए आपको भेजा गया था आप वो करें तो सही ना। बाद में अगर कोई क्रिटिसिज्म आपके ऊपर करता है तो बात की बात है, स्लो खेला या जो भी है, उस वक्त आप आराम से खेलते, बॉल टू बॉल भी खेलते, किसी ने कुछ नहीं बोलना था कि यार ऊपर से 3 तो आउट हो गए। लेके तो चले ज़रा थोड़ा सा लंबा मैच को। एक प्लेयर था उस्मान खान जिसने 44 रन किए, बाकी चाहे शादाब हो, चाहे नवाज हो, चाहे आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप हो, किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो हमारी टीम सिर्फ 114 रन करके आउट हो गई, जो कि ये एक्चुअली ये रन्स होने थे इस विकेट के ऊपर, जो पाकिस्तान ने 175 रन्स करवा दिए, बहुत ज़्यादा जो है वो रन्स करवा दिए। जिस तरीके से आपने बॉलिंग की, जिस तरीके से हमारी टीम ने बैटिंग की, ये मैच बिल्कुल भी जीतना नहीं चाहिए था। और मैं आखिरी दफ़ा आखिर में ये बोलना चाहता हूँ कि अभी भी इंडिया से खेलना चाहते हैं या अभी नहीं खेलना चाहते? बहुत शुक्रिया तनवीर भाई। हम मेरे ख्याल में अपने गमों पर हमें रोना नहीं, अब हंसना आ रहा है, जिस तरह का कल हमने मैच पुट अप किया है। वेल, हमें लेनी है एक ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर खबर बात होगी। वेलकम बैक। विफाकी इदारा बराए इंसदाद हिरासत यानी कि फॉस्पा ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि किसी भी रिहायशी इमारत में गैर शादीशुदा मर्द या खातून को रिहाइश देने से इनकार करना गैर कानूनी और इम्तियाजी अमल है। ये इक़दाम पाकिस्तान के किराएदारी क़वानीन और आइनी हुकूक के मनाफी। अब ये फैसला एक मुलाजमत पेशा खातून की शिकायत पर सामने आया है, जिस पर इस्लामाबाद की एक निजी रिहायशी इमारत की इंतज़ामिया ने
बैचलर नहीं रह सकते के बहाने दबाव डाला है। इसी सब पे हम ज़रा बात भी कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा अहम मामला है। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी फौजिया वक़ार साहब। अस्सलाम वालेकुम फौजिया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि बैचलर्स को किराए पर जगह ना देने का मामला क्या है, इस केस की तफसीलात बताएं जिसमें अकेली खातून को घर खाली करने के लिए हिरासा किया गया। ये हाल ही में एस्पा ने एक फैसला दिया था जो कि एक सिंगल खातून एक अपार्टमेंट उन्होंने रेंट किया था और उसके बाद उनको तंग करना शुरू किया गया कि वो सिंगल हैं, तो इसलिए उनको अपार्टमेंट वो कंटिन्यू नहीं कर सकती रेंट करना। इसके नतीजे में वो हमारे पास आई और उन्होंने इसको अपने ख़िलाफ़ एक इम्तियाज़ी सलूक डिक्लेयर किया और कहा कि वो एक प्रोफेशनल खातून है, उनको अपना प्रोफेशनल जर्नी मुकम्मल और जारी रखने के लिए एक नेचुरली जगह की ज़रूरत है जहाँ पे वो रह सकें। बड़े शहर से आई थी, कराची से आई थी और इस्लामाबाद में आके उनकी बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए वो यहाँ पे आके रह रही थी। मैनेजमेंट ने कहा कि ये हमारा असूल है कि हम सिंगल लोगों को, चाहे मर्द हों चाहे औरत के, जगह नहीं देते क्योंकि ख़दशा ये होता है कि वो इलीगल एक्टिविटीज़ में इंगेज करेंगे जिसमें लड़कों से ज़्यादा ये ख़दशा होता है कि वो सिक्योरिटी थ्रेट बन जाएंगे और ख़वातीन से एक के ख़िलाफ़ एक मॉरल जजमेंट होती है कि ये सोशल ऑर्डर को ख़राब करेंगी और प्रोस्टिट्यूशन में इंगेज करेंगी ऑफ सम काइंड। तो इसके ख़िलाफ़ वो खातून उनको ये बहुत गिला था कि वो एक बहुत अपराइट खातून है, प्रोफेशनल खातून है, उनके लिए लाजिम है कि वो उनको एक अच्छी जगह रहने के लिए हो ताकि वो अपना काम कर सकें और उनका कोई ताल्लुक़ किसी भी किस्म की लीगल एक्टिविटी से नहीं। हमारे पास जब ये केस आया तो मैनेजमेंट को ये समझने में थोड़ा टाइम लगा मगर उनको समझ में आ गया कि आप किसी के अज़दवाजी हैसियत की बुनियाद पर किसी को रेंट देना या डिनाई करना नहीं, ये फ़ैसला नहीं कर सकते और सिमिलरली जो वो काम कर रहे थे वो उसकी ज़रूरत नहीं थी और वो उन्होंने इस खातून के साथ सेटल कर दिया और वो खातून को उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से अब आपको कोई मसला नहीं आने का। अच्छा फौजी साहिबा, बताइएगा वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से आप लोगों को ये महसूस हुआ कि इस केस को टेकअप करना चाहिए? इसके हवाले से क्योंकि कोई मिसाल इससे पहले मौजूद नहीं है ना, मेरे ख्याल में इसको इतना पेटी मामला समझा जाता है कि इसको सीरियस भी नहीं लिया जाता। ये एक ऐसा मसला है जो उसे खातून का मसला नहीं है, ये हज़ारों और कई दफ़ा लाखों लोगों के मसाइल होते हैं। जब ये फैसला आया और उसमें हमने डिक्लेयर किया कि ये किसी भी पॉलिसी के तहत इजाज़त नहीं है कि मैरिटल स्टेटस या सिंगल होने की बुनियाद पर किसी को रेंट दिया जाए या रेंट से डिनाई किया जाए। इसका जो इम्पैक्ट है वो औरतों मर्दों पर बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारे लोग जो बड़े शहरों में जाके रहते हैं उनके करियर के ऊपर इसका एक सीरियस इम्पैक्ट होता है। ख़वातीन पे ख़ास तौर पे वो इसलिए कि अब लड़के शायद फिर भी मिल के किसी के घर भी रह सकें मगर ख़वातीन किसी के घर जाके, चाहे सहेली हो या रिश्तेदार हो, उसके घर जाके रहना पसंद कई दफ़ा नहीं करती क्योंकि उनकी पर्सनल सेफ्टी को भी इससे ख़दशा होता है और बहुत दफ़ा जो उस घर में आने जाने वाले मर्द हज़रात हैं या उस पर रहने वाले जो लोग हैं वो उनके लिए नामुनासिब या गैर मुनासिब होते हैं। तो ये जानते हुए हमने फैसले में ये वाज़े किया कि कोई कानून और कोई पॉलिसी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि ज़वाजी हैसियत की बुनियाद पर रेंटल डिनाई किया जाए। हम ये बताइए कि कानून इस हवाले से अकेली रहने वाली ख़वातीन को किस तरह की प्रोटेक्शन देता है और अगर कोई बिल्डिंग मैनेजमेंट या इवन मोहल्ला कमेटी इस हवाले से अपने उसूल अलग बना लें तो वो कानून के दायरे में आते? ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए आइन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो ये वाज़े करते हैं कि ख़वातीन की बराबरी के लिए रियासत मखसूस इक़दामात करेगी। आर्टिकल 25(3) ये वाज़े करता है। सिमिलरली आर्टिकल 34 ख़वातीन की पब्लिक प्लेसेस में नुमाइंदगी को यकीनी बनाता है और उसके लिए रियासत में काम करना है। आर्टिकल 37 में मुलाजमत में ख़वातीन के लिए कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट्स क्रिएट करना और ना सिर्फ ये रेंटल बल्कि इवन फैमिली को प्रोटेक्ट करना, मैटरनिटी के लिए सहूलियात रखना, ये आइन में शिक मौजूद है और गारंटी है ये राइट और पॉलिसी है। तो इस सिलसिले में जब ये फ़ैसला आया तो हमें बहुत सारे लोगों की मैसेजेस आए सोशल मीडिया के ज़रिए, ज़ाती जो हमारे ताल्लुकात हैं उनके बुनियाद पे भी लोगों के मैसेजेस आए कि वो भी लड़कियां और लड़के सब
इस प्रैक्टिस से, पॉलिसी नहीं कहूँगी क्योंकि पॉलिसी कोई नहीं है इस सिलसिले में, इस प्रैक्टिस से बहुत डिसएडवांटेज हुए हैं। जब उनके अफ़ाल जो होते हैं, अगर टेररिज्म एक एक्टिविटी आप उसको इलीगल बनाएं, उसको मॉनिटर करें, उसकी बुनियाद पे लोगों को निकालें, हम यकीनन ये उस बात को करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। मगर इस शक की बुनियाद पे कि शायद ये सिंगल है तो प्रोस्टिट्यूशन में इंगेज करे, आप नहीं किसी को डिनाई कर सकते। बहुत शुक्रिया फौजी साहिबा, वाज वेरी वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। मेरे ख्याल में जहां आपको अपने कवानीन को बेहतर करने की ज़रूरत है, वहाँ पर सोशली भी लोगों में ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि इट्स ऑल राइट टू हैव वुमेन, आप उनको रेंट भी करें, उनके लिए आसानियाँ भी पैदा करें, तो उस सोशल नॉर्म को हमें चेंज करना भी चलें इसी के साथ ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे इसके बाद। वेलकम बैक अगैन। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ सियासी बातें कर लेते हैं कि मंजरनामे में चल क्या रहा है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी पीटीआई की आंखों का तिब्बी मुआयना मेडिकल बोर्ड ने निगरानी में किया है और होली फैमिली अस्पताल की एम्बुलेंस तिब्बी आलात के हमरा जेल पहुंची। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है और हुकूमत की जानिब से तश्कील दिए गए बोर्ड में जो अल-शिफा आए अस्पताल के माहिर डॉक्टर्स हैं उनको भी शामिल किया गया है। वो मुफस्सिल रिपोर्ट मुरतब करने में मसरूफ है। अपोजिशन इत्तेहाद ने बानी पीटीआई की सेहत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए फौरी अस्पताल मुंतकली का मुतालबा किया था और पार्लियामेंट हाउस में एहतजाज का ऐलान भी किया था। तिब्बी मुआयने का मामला महज सेहत का नहीं बल्कि सियासी दर्जा हरारत से भी जुड़ा हुआ है। अगर रिपोर्ट में अस्पताल मुंतकली की सिफारिश की जाती है इसके सियासी असरात नुमाया हो सकते हैं, जबकि जेल में ही इलाज जारी रखने का फैसला अपोजिशन के एहतजाजी बयानिए को मजीद तक़वियत दे सकता है। इस सारे मामले पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं CNN का पर्सन अब्सा कोमल। अस्सलाम वालेकुम अब्सा, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सो अब्सा, यू नो व्हाट, बानी पीटीआई की सेहत और बीनाई के मामलात पे काफ़ी हलचल अब दिखाई दे रही है पिछले कई दिनों से। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद जेल में इलाज का रिकॉर्ड भी होम डिपार्टमेंट भेज दिया गया है, जबकि जो माहिर डॉक्टर्स हैं उनकी टीम ने जेल में बानी का मुआयना भी किया। क्या लगता है, बानी पीटीआई को इलाज के लिए जेल से कहीं और मुंतकिल किया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। इस मामले के ऊपर हलचल होना बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि कोई भी कैदी जब जेल में होता है, ख़ासकर जब वो हाई प्रोफाइल कैदी होता है, तो वो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। सो खान साहब का जो हेल्थ से रिलेटेड मामला था उसका अब पब्लिक नॉलेज ना होना, इस हवाले से उनकी पार्टी और वकला को काफ़ी वक्त तक ना मालूम होना, इसने यकीनन हलचल मचाई है। अब हमें ये ज़रूर देखना होगा कि जेल के अंदर मेडिकल टीम ने कितना टाइमली रिस्पॉन्ड किया था। इत्तलात बड़ी मुबहम किस्म की थी कि उनको 2-3 महीने आई ड्रॉप्स दिए जाते रहे। सो अब इस रिपोर्ट से हमें मालूम होगा कि जेल में जो पहले से उनका चेकअप हुआ था उसमें कितना सीरियस डायग्नोसिस किया गया, उनकी आँख के से रिलेटेड उनको क्या मसला दरपेश था। अब इसमें अहम पेशरफ्त ये है कि डॉक्टर्स की टीम ने अडियाला में उनका मुआयना किया है। लेकिन हमेशा से पीटीआई का एक मुतालबा था कि उनके ज़ाती मुआलिजीन जो हैं खान साहब के, उनकी सरपरस्ती में उनके चेकअप हो। इस बात को एंटरटेन नहीं किया गया, लेकिन जो उनका चेकअप हुआ है इस पर कितनी मुतमईन होती है पीटीआई, ये हमें ज़रूर देखना होगा। जहाँ तक बात है उनको जेल से मुंतकिल करने की, तो यकीनन उनका किसी भी बड़े पॉलिटिकल लीडर, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और एक बड़ी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का जितना अरसा वो जेल में रहते हैं, वो सिर्फ उनके लिए एक दबाव का बायस नहीं होता, बल्कि जिन्होंने उनको जेल में रखा होता है उनके लिए भी दबाव का बायस होता है। सो हमें ये एक कोशिश ज़रूर नज़र आई, दोनों तरफ से अफवाहों की हद तक भी खबरें फैलती रहीं कि उनको जेल से मुंतकिल करने के बारे में एक सोच पाई जाती है, और दूसरी तरफ भी पीटीआई के लोग भी इस किस्म की बात करते थे कि उनके लिए कंडीशंस इतनी सख्त ना हो जाए। हमारे पास इस हवाले से तो कोई मुसद्दिका इतलात नहीं है कि ख़ुद खान साहब क्या चाहते हैं, क्योंकि उनकी मीडिया तक एक्सेस नहीं है, लेकिन यकीनन कहीं ना कहीं ये सोच पाई जाती होगी, ख़ासकर जो मुक़्तदर हलके हैं उनमें, कि ये जो मामला है इसको थोड़ा सा ईज़ आउट करने की कोशिश की जाए, ताकि उनके सपोर्टर्स के अंदर भी ख़ास तौर पे जब से उनकी सेहत के मुतालिक ख़बर बाहर आई है, एक बड़ा सख्त गम व गुस्सा और कंसर्न पाया जाता है। सो उसको ख़त्म करने के लिए भी ये कोशिश हो, लेकिन यकीनन अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया हुकूमत की तरफ से किसी ने भी कि ऐसी कोई कोशिश जारी है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कोई कन्फर्मेशन नहीं होती, रातों रात ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। सो लेट्स सी अब ये मामला आगे किस तरफ जाता है। अब सा आपको क्या लगता है, जो पीटीआई ने धरना दिया है, क्या उसकी वजह से प्रेशर बिल्ड हुआ है और उसके बाद हमने तेज़ी देखी है इलाज के लिए जो इस वक्त टीम बनाई जा रही है, या फिर रियासत इंसानी हमदर्दी के तहत ख़ास इलाज करने पर आमादा हुई है? इससे पहले हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के दीगर अहकामात जैसे मुलाकात वगैरह पर इस तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ जितना ये आंख वाले मसले के बाद से हम तेज़ियाँ देख रहे हैं।
इंसानी हमदर्दी अपने सियासी मुखालिफ के साथ, इसकी अब तो हमें कोई ख़ास मिसाल नहीं मिलती है। माजी में भी बड़ी सिलेक्टिव रही है ये इंसानी हमदर्दी और ये ह्यूमन राइट्स की बातें। यही पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आज इक़्तिदार में हैं, ये जाकर सहाफ़ियों के साथ भी खड़े होते थे, ये जाकर ह्यूमन राइट्स की भी बात करते थे। आज इनसे जब ह्यूमन राइट्स की सवाल करें तो ये उसको कोई जवाब नहीं देते हैं, बल्कि आएँ बाएँ शाये करते हैं। सो मुझे ये नहीं लगता कि उसूली तौर पर हमारे यहाँ इंसानी हमदर्दी है, क्योंकि जब हमें मौका चाहिए होता है, जब हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है, जब दूसरे को विक्टिमहुड से निकालना होता है, तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स पढ़ के। लेकिन जब हमारे ऊपर प्रेशर भी इतना ज़्यादा बिल्ड हो जाए, जैसा हमें इस मौजूदा सूरत हाल में नज़र आता है, तो तब भी थोड़े से इस तरह के जेस्चर्स दिए जाते हैं। जो मेंबरान असेंबली की तरफ से एहतजाज जारी है, यकीनन एक एब्रप्ट किस्म का प्लान था, किसी प्लानिंग के साथ नहीं हुआ, लेकिन एज़ ऑफ नाउ जब हम और आप बात कर रहे हैं, ये एक बड़ी सीरियस शक्ल इख्तियार कर गया है। तादाद में इतने ज़्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन आपके अवामी नुमाइंदे होते हैं, आपके MNAs और MPAs, और जब उनके साथ ऐसा सलूक हो कि उनको एहतजाज की ना तो बिल्कुल स्पेस मिले, अगर वो ऐसा कोई एहतजाज स्टेज करें जिससे कोई इतना ख़तरा नहीं था इस वक्त रियासत को, और उसको इस तरीके से इतने सख्त तरीके से डील किया जाए, तो यकीनी तौर पे फिर बड़े सवालात उठते हैं। इस वक्त भी सवालात उठ रहे हैं। यकीनन उसका प्रेशर तो नहीं हो सकता अकेले, जिसकी वजह से मुलाकात हो रही है, लेकिन अब जितनी देर से वो मेम्बरान महसूर है, मेरे ख्याल से ये एक बड़ा पुअरली रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे फैसला साजों के ऊपर। मुलाकात खान साहब की, डॉक्टर्स की एक्सेस उन तक अदालत के हुक्म पर, और सेकेंडली जो एक मिस हैंडलिंग थी सारे मामले की, कि उनका इलाज हुआ, उनका एक प्रोसीजर हुआ उनके ऊपर पिम्स अस्पताल में, उसके बाद मीडिया में ख़बर रिपोर्ट हुई, हुकूमती वज़रा उसको कंफर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर आखिरकार ये ख़बर को कंफर्म करना ही पड़ा, और अब बात इस नौबत तक पहुंची है कि अदालत के हुक्म पर उनको मेडिकल टीम उनका मुआयना कर रही है। सो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ जो है इसने बैकफायर किया हुकूमत के लिए, और ये उसका नतीजा है कि उनकी मेडिकल टीम को उस तक गई है उन तक। ये जो MNAs का एहतजाज है, ये आगे क्या रुख इख्तियार करेगा, ये भी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि उसमें मुअम्मर लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, हर तरह की उनको हेल्थ के उनके कंडीशंस हैं, और उन तक एक्सेस ना होना, ख़ास तौर पे उनकी दवाओं और खाने की, ये गवर्नमेंट के लिए जो है हमें आइंदा कुछ चंद घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि ये क्या रुख इख्तियार करेगा। अच्छा, अब सुहेल आफरीदी के आला हुकाम से मुलाकात के हालात में लचक और ये कहना कि तमाम बातें बताई नहीं जा सकती, कहीं इस समत इशारा नहीं कि दर पर्दा मामला डील की तरफ जा रहे हैं? ऐसी सूरत हाल तो नहीं बन रही? देखिए, एक बड़ा एतराज़ जो सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से रखा जाता था, वो ये था कि ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, और जो भी एक स्टेट की इस हवाले से पॉलिसी है, उसको अगर सूबाई हुकूमत सपोर्ट नहीं करेगी तो मामलात आगे कैसे चलेंगे। सो ये जो आफरीदी साहब की मुलाकातें हैं, PTI के सपोर्टर्स जो हैं वो तो इतने गम व गुस्से का शिकार हैं कि वो इस किस्म की किसी भी इंगेजमेंट को अप्रूव नहीं करते। खान साहब ने अप्रूव किया या नहीं, इस बारे में भी हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट मुबसरीन हैं, उन्होंने इसको बड़ी एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा। दोनों तरफ से, वफाक की तरफ से भी और PTI की तरफ से भी एक कदम पीछे हटने को एक मैच्योरिटी के मुजाहरे के तौर पे देखा गया है, क्योंकि सियासत एक तरफ रहती है, जो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है उसके मामलात, और ख़ास तौर पे काउंटर टेररिज्म की जो स्ट्रैटेजी है, वो उसमें जो है हमें दोनों को एक पेज पे होना बहुत लाजमी है, क्योंकि वहाँ पर आम आवाम सफ़र कर रहे हैं, हमारे फोर्सेस सफ़र कर रहे हैं, और उसके ऊपर एक जॉइंट स्ट्रैटेजी इसलिए भी ज़रूरी है कि जो दहशतगर्द हैं, जब वो उन्होंने साथ बैठे हुए देखा होगा तो उनकी यकीनन हौसला शिकनी हुई होगी कि इस मामले के ऊपर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत एक साथ बैठ गए हैं। जहाँ तक ये बात है, और ये बड़े मुबहम अंदाज में ख़ुद सुहेल आफरीदी साहब ने ये बात कही कि ये सारी बातें भी बताई नहीं जा सकती हैं। इत्तलात तो अभी तक नहीं है कि इन इंगेजमेंट्स के अंदर कोई पॉलिटिकल डिबेट हुई। ख़ुद PTI के लोगों ने इस बात को कंफर्म किया कि जो आफरीदी साहब की प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी, उसमें खान साहब का जिक्र करने की कुछ कोशिश की आफरीदी साहब ने, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर कोई कमेंट नहीं किया। तो लिहाजा इशू टू इशू बेसिस के ऊपर जो है वो बातें हुई, पॉलिटिकल बात नहीं हुई, खान साहब का तस्करा नहीं हुआ। उनकी जो सिक्योरिटी ऑफिशल्स के साथ खैबर पख्तूनख्वा में मुलाकात हुई, इस हवाले से भी अंदाज़ा यही है, मोहसिन नकवी साहब से भी मुलाकात हुई कि वहाँ पर भी सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ जो है वो डिस्कस हुए हैं। डील के हवाले से हमें दोनों तरफ से अभी कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती है।
बस बज़ाहिर ये नज़र आता है, जैसा कि अभी पहले भी आपने सवाल किया, जो ये जो मेडिकल खान साहब की सिचुएशन बनी है उनकी आंख के इलाज के हवाले से और जो बयानात जारी हुए हैं उनके बैरिस्टर साहब जिन्होंने खान साहब से मुलाकात की, उसके बाद भी जो उन्होंने स्टेटमेंट अदालत के सामने दिया है, उसने काफ़ी कंसर्न और गम व गुस्से का माहौल बनाया है पीटीआई के सपोर्टर्स में। तो ये जो मुलाकातें हैं, ये जो तमाम चीज़ें हैं, इसको अभी एक शॉर्ट टर्म जो फैसला साजी है उसके बेसिस पे देखा जा रहा है। तमाम बातें इसी से मिलती हैं कि गालिबन उनको अडियाला से बाहर अगर शिफ्ट कर दिया जाता है तो यही जो है वो तमाम ताने बाने उसके साथ मिलते हैं। कोई बड़े लेवल के ऊपर डील होना या रातों रात इक़्तिदार मिल जाना जो हमारे यहाँ होता रहा है सियासत में, उसके अभी फ़िलहाल जब हम बात कर रहे हैं हमें कोई चांस नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, अब सर ये बताइएगा कि मुमकिन डील के बाद हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मामला किस समत जाते हुए देख रहे हैं आप? यही बात है कि हुकूमत को कॉमन सेंस तो यही कहती है कि हुकूमती पार्टीज़ के सर्वाइवल का सवाल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सियासत ना कर रहे हों। सो डील अगर इस किस्म की कोई मशरूत डील की ऑफ़र की जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के लिए या ख़ुद खान साहब के लिए काबिल कबूल होगा और हुकूमत के लिए ये फ़ायदे में नहीं होगा उनके कि खान साहब आज़ादाना अपनी सियासत कर रहे हों। यकीनन हुकूमत चाहेगी कि ये जो सेटअप है जिसके लिए उन्होंने बड़ा अपनी तरफ से सेक्रीफाइस भी किया, बहुत सी ऐसे अक़दार हैं, बहुत सी ऐसी आइन से मुताल्लिक उसूलों से मुताल्लिक बात है जिसको उन्होंने अपनी माजी की पोजीशन से उनको पीछे हटना पड़ा। तो ये जो हुकूमती इत्तेहाद है उनके सर्वाइवल का मामला है कि वो इस वक्त इस निज़ाम का हिस्सा रहें, उनके मुकाबिल जो उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल अपोनेंट है वो उसी तरीके से उसकी ज़ुबानबंदी रहे और वो प्रैक्टिकल सियासत के अंदर ना हो। सो ऐसा नहीं नज़र आता कि मुझे ज़ाती तौर पे मेरा ओपिनियन है ये जो डील की बात है वो हुकूमत के कॉन्टेक्स्ट में की भी नहीं जाती है। तो अगर कहीं और इस तरह की कोई बातचीत होती है पीटीआई की तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमती हलकों में इसको लेकर कोई भी अप्रिसिएशन होगी, बल्कि बड़ा ख़तरा होगा और बड़ी परेशानी होगी जो कि हमें थोड़ी बहुत डेवलपमेंट होती है, अफरीदी साहब की मुलाकात हो या दीगर मामलात, उसमें भी हमें थोड़ी नज़र आती है हुकूमती हलकों में। सो लेट्स सी आगे अगर बातें इस तरफ जाती हैं तो वो यकीनन ये डील की बात हुकूमत के साथ नहीं होगी, कहीं और ही होगी और जब होगी तो हमें परेशानी नज़र आएगी विजिबली गवर्नमेंट के हलकों में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच अब साहब आपके टाइम के लिए। अब एक अगला मामला जो है वो मेरे ख्याल में बैन अक़वामी उफ़क़ पर जो चेंजेस हम देख रहे होते हैं और फिर पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट क्या होता है और किस तरह से उसको रिसीव किया जाता है। वाई आई एम सेइंग इट क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो तालीमी और इल्मी ताउन के एक नए बाब का आगाज़ हुआ है, पाकिस्तान के जो बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के तहत हायर एजुकेशन कमीशन की निगरानी में अल्लामा मोहम्मद इकबाल स्कॉलरशिप्स पर मुंतखब होने वाले बांग्लादेशी तलबा का एक पहला बैच है जो कि पाकिस्तान पहुंच चुका है और ये जो स्टूडेंट्स हैं मुल्क की मारूफ जामियात में आला तालीम हासिल कर सकेंगे, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान इल्मी रवाबित को एक नई जो है वो पैथ मिल जाएगी। फैसल, इस इक़दाम को न सिर्फ तालीमी ताउन बल्कि अवामी रवाबित और बाहमी एतमाद के फ़रोग़ की समत एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर का मकसद नौजवान नस्ल को तहक़ीक़ और इल्मी तबादले के मौक़े फ़राहम करना है ताकि दोनों ममालिक मुश्तरका तरक्की की राह पर गामज़न हो। ये पेशरफ्त खित्ते में इल्म पर मबनी सफारतकारी की अमली मिसाल बन सकती है और ये सब इसलिए भी मुमकिन हो पाया है क्योंकि बांग्लादेश की जो सियासत है उसमें एक बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है और आम इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल की है। हासिल करने वाले तारिक रहमान, उन्होंने अपनी जमात की तारीख़ी कामयाबी शहरियों के नाम कर दी है। वेल गोइंग फॉरवर्ड विद द थिंग के इलेक्शन में तकरीबन 59% वोटर टर्नआउट रहा। अवाम ने सियासी बेयकीनी के बाद इंतखाबी अमल पर एतमाद तो बहाल किया है और इस सारे मामले में पाकिस्तान का जो इनपुट रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। इनवाइट किया गया है पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात की जो मस्बत सिफारतकारी है उसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तारिक रहमान से टेलीफोनिक रब्ता भी किया और गालिबन दीगर जो सियासी रहनुमा है पाकिस्तान की तरफ से उन्हें भी एहसन इकबाल को भी मदऊ किया गया है। बिल्कुल, बांग्लादेश के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हल्फ बर्दारी की तकरीब 17 फरवरी को होनी है और इसमें पाकिस्तान की जानिब से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल शिरकत करके पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशनशिप्स हैं वो बेटर हो रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये जो नई बांग्लादेशी क़यादत है ये इन रिलेशंस को मज़ीद उस्तुवार करेगी। इसी पर एनालिसिस हासिल कर लेते हैं। माहिर बैन-अक़वामी अमूर उस्मान राइट साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। डेफिनेटली जो हमने एक पूरा सूरत हाल देखा है हसीना वाजिद के जाने के बाद और फिर ये कि वहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के रवाबित में बेहतरी भी हमने देखी, उससे पहले और उसके बाद भी हम देख रहे हैं
क्या लगता है नए लीडर के चुनाव के बाद क्या ये रिलेशंस कंटिन्यू हो पाएंगे या फिर इंडिया चाहेगा कि उसका इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में बढ़े? जी, मेरा ख्याल है कि हसीना वाजिद के साए से बांग्लादेश बाहर निकल गया हुआ है और ये जो इलेक्शन में लैंडस्लाइड विक्ट्री है, ये भारत के खिलाफ रेफरेंडम है जिसमें 2/3 मेजॉरिटी उन्होंने सिक्योर की है। और अपोजिशन की जो जमात है, जमात इस्लामी, वो भी नज़रियाती तौर पे पाकिस्तान के ज़्यादा करीब है, क्योंकि इसी इंडिया की पॉलिसियों की वजह से जो सेकुलरिज्म का धब्बा लगाया बांग्लादेश के माथे के ऊपर हसीना वाजिद ने, उसके तहत फांसियाँ दी गई जमात इस्लामी को। तो मेरे ख्याल में जमात इस्लामी अपोजिशन की पार्टी और जो इस वक्त सरकार बनाने जा रही है BNP है, ये दोनों पाकिस्तान के साथ मतवाजन ताल्लुकात की खामी रही हैं और ये हमारी लेगेसी अब BNP के साथ है। 20 साल पहले जब इनकी गवर्नमेंट थी तो खालिदा जिया ने पाकिस्तान के साथ फेंसिस को मेंट किया था, जबकि इनके जो वालिद ग्रामी थे 1985 में, वो भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अगली सतह तक लेके जाने के हामी थे, बल्कि रीजनल इंटीग्रेशन की बात करते थे और उन्होंने ही सार्क जो है वो बनाई थी, वो उनके बानियों में थे। तो मेरे ख्याल में ये जो तारिक रहमान फैक्टर है, ये पाकिस्तान की बड़ी फेवर में है। आप देखें कल से पाकिस्तान के सदर, वजीर आजम फैसल करीम कुंडी, हमारे एयाज सादिक साहब और शरी रहमान, तमाम के ट्वीट्स को रीट्वीट करके उन्होंने कम्प्रीहेंसिव मैसेजेस लिखे हैं अपने एक्स हैंडल के ऊपर BNP पार्टी ने। और जिस तरीके से उन्होंने इनवाइट किया है प्राइम मिनिस्टर को, नो डाउट उन्होंने तमाम जो साउथ एशिया की क़यादत है उसको, प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है जाना चाहिए था वहाँ के ऊपर, वो खुद जाके टच डाउन करते कि ऐसे वक्त में जब इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को खो चुका हुआ है और उसने ओम बिरला को अपने स्पीकर को भेजा है, तो हमें चाहिए था कि एटलीस्ट जो है वहाँ के ऊपर वजीर खारजा की सतह के किसी हमारी शख्सियत जाती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अपना हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही सारे मामलात को देखा गया होगा। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने दावत दी है कि आप टच डाउन करें इस्लामाबाद को, तो ये रस्मी दावत नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक नोयत की दावत है। अच्छा उस्मान साहब, इफ यू अलाउ मी, आप स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात कर रहे हैं उसको गेन करने की, अगर हम इलेक्शन का पैटर्न देखें तो इस वक्त इंडिया में चीखें इस वजह से भी निकली हुई हैं क्योंकि जो उनकी सरहद मिलती है बांग्लादेश से, चिकन्स नेक उसको कहते हैं, वहाँ से लेके बिल्कुल नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक, हालांकि तारिक रहमान की पार्टी जीती है ओवरऑल, लेकिन जो चिकन्स नेक है पूरा, वो सारी वहाँ पे जमात इस्लामी ने विन किया है, ऊपर से लेके नीचे तक, जो कि बॉर्डरिंग एरिया इंडिया का। इंडिया क्यों परेशान है इससे इतना? उसकी बड़ी रीज़न यह है कि इंडिया ने हमेशा बंगालियों को अपनी जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्रिमिनलाइज किया है। उसने बहुत ज़्यादा उनको सिक्योरिटी के तनाजुर के अंदर देखा है, तो इसलिए जो उनका स्ट्रेटजिक बैकयार्ड है जिसकी आपने बात की 7 सिस्टर्स, वो उस बफर जोन से मुकम्मल तौर पे महरूम हो चुका हुआ है। क्योंकि इसी के हवाले से जमात इस्लामी कहती है ये चाइना का गेटवे है और चाइना वहाँ के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। याद रखें इंडिया इस वक्त डबल ट्रबल के अंदर आ चुका हुआ है, हमें अपने ईस्ट के अंदर एक बाकायदा दोस्त मिल चुका हुआ है और इंडिया का नॉर्थ जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो मुकम्मल तौर के ऊपर अब पोरस हो चुका हुआ है। याद रखें इंडिया ने असम के अंदर जो किया, बंगालियों के साथ कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए, उनकी नेशनैलिटी को लेकर क्वेश्चन किया और उनके एग्जिडस की, इनखला की वहाँ के ऊपर कोशिश की है। उसी कॉन्टेक्स्ट में असम में वहाँ के ऊपर इलेक्शन होने जा रहा है इसी मार्च के महीने में, और वहाँ पर भी BJP का नारा यही है कि बंगालियों को यहाँ पे रहने के लिए ना फ्लैट दिए जाएंगे, ना नौकरियां दी जाएंगी, इन्हें यहाँ से निकाला जाएगा। तो मेरे ख्याल में जमात इस्लामी बड़ा अच्छे तरीके से उस माइलेज को कैपिटलाइज करने में कामयाब हो पाई है। और याद रखें सारी इन्वेस्टमेंट मोदी की थी, वो वहाँ की सरकार के ऊपर थी, अवाम पे बिल्कुल नहीं थी। और पाकिस्तान पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के तहत इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है अपने रिलेशनशिप के फ्रेमवर्क को। आपने अभी बात की नौजवानों की, नौजवान आज के पाकिस्तान को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तारीख की किताबों से नहीं। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो नस्ट में, कॉमसेट में, लम्स के अंदर आ रहे हैं। जो थिंक टैंक ISSI, उसने BIIS जो बांग्लादेश का थिंक टैंक है उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन किए हैं। हमारी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, हमारी मेन एजेंसी जो है न्यूज़ की, उसने संगबाद जो बांग्लादेश की एजेंसी है उसके साथ ताल्लुकात उस्तवार किए हैं। हमने वीज़ा फ्री एंट्रियाँ कर दी हैं उनके डिप्लोमेट्स की, उनके ऑफिशियल्स की है, कार्गो लिंक्स मेंटेन कर दी हैं, मैरीटाइम लिंक्स हमारे उनके डिस्पोजल के ऊपर है। पाकिस्तान ने अपनी बंदरगाहें बांग्लादेश के डिस्पोजल पे कर दी हैं। $1 बिलियन तक हमारा जो है सरप्लस चला गया, वो जो हमने एक्सपेक्ट किया था, एक्सपोर्ट का हजम जो पाकिस्तान की फेवर में है। 430 मिलियन लोग, 43 करोड़ लोग हैं दोनों मुल्कों के, तो हम एक दूसरे के माशी
जो है कफील बन सकते हैं। और उसके लिए पाकिस्तान आईटी में, ज़राअत के अंदर, टेक्सटाइल में, इवन मैं आपको बताऊं दफाई नोयत के अंदर पाकिस्तान उनके साथ इंगेज कर रहा है JF-70 Suhail टेंडर sir, कॉन्ट्रैक्ट्स में। absolutely. I couldn't agree more with you on this context for this matter. लेकिन एक और भी चीज़ है, एक इंडिया का बड़ा चैलेंज है बांग्लादेश में, जितनी इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स रही हैं और जिस तरह से उन इन्वेस्टमेंट्स को पुल आउट कर रहे हैं, एक रास्ता तो पाकिस्तान के साथ रवाबित में वो खुलता है, लेकिन इंडिया ऑब्वियसली एक ह्यूज मार्केट है। चाइना कितना बांग्लादेश को टेक ओवर कर सकता है, और क्या उनके प्लान्स हैं आफ्टर इंडिया प्लान्स टू पुल आउट फ्रॉम बांग्लादेश? जी, याद रखें इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप तिजारत के अंदर देखें तो इतनी ज़्यादा नहीं है। वो पॉलिटिकली इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। जैसे मैंने कहा, उन्होंने इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में कभी भी बांग्लादेश को नहीं देखा। वो सिक्योरिटी के तनाजुर के अंदर हमेशा इसे पेंट करते थे। तो इस वजह से इंडिया के स्टेक्स नो डाउट बहुत ज़्यादा है वहाँ के ऊपर, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। और दूसरी तरफ जो वो बांग्लादेश है, वो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस चाहता है, आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहता है। वो अब फैसले जो है दिल्ली के मफाद में नहीं, अपने मफाद के अंदर करेगा। और चाइना जो है वहाँ के ऊपर एक साइलेंट स्ट्रेटेजिक प्लेयर के तौर पे हसीना वाजिद की गवर्नमेंट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बिलियंस डॉलर जो है वो पोर कर रहा है। तो वहाँ के ऊपर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बड़ा है, वहाँ के ऊपर चीन मौजूद है, बल्कि अभी खबरें आ रही हैं कि वहाँ के ऊपर तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत एक्टिव है, क्योंकि उन्होंने इसी साल जो है, ये जो गुज़िश्ता साल गुजरा है, उसमें मुआहदा किया है कि जो साइपर लॉन्ग रेंज एयर एंड मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है वो परचेज करेंगे तुर्की से, और ड्रोन टेक्नोलॉजी लेंगे। और वहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए सेटअप लगाने की बात हो रही है। तो अब बांग्लादेश की फ़ज़ाएँ जो हैं वो तुर्क मिसाइल जो हैं उसको सेफ गार्ड करेंगे। और दूसरी तरफ J-10C परचेज करने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने $2.2 बिलियन की डील साइन की है, जिसे मटेरियलाइज करेंगे अभी तारिक रमज़ान। और उसमें J-10C वहाँ पे होंगे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, और यहाँ पे इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारे पास होंगे J-10C। तो तकनीकी फ़ज़ाई जो हम मांगी है वो भी हमारी जो है वो बांग्लादेश को सपोर्ट करेगी। तो और उन्होंने बजट को भी $3.34 बिलियन तक वो रेस करके ले गए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ जो ओल्ड लेगेसी है वॉर की और जो ग्रीवियंसेस थे, उस बोझ से बांग्लादेश निकल आया और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ पाकिस्तान को देख रहा है। और पाकिस्तान भी एक्टिव लेबर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में उनसे हेल्प ले सकता है। ग्लोबल एक्सपोर्ट में वो $56 बिलियन की उनका फुटप्रिंट है, और हमारा पिछले साल $36 बिलियन का था। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश है बांग्लादेश के साथ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की हर लेयर पे हमने काम किया है। हमारे पार्लिमानी डिप्लोमेसी हमने स्टार्ट कर दी है। हमारे अब और पार्लियामेंटेरियन यही वहाँ पे पाकिस्तान जाएंगे। की एक बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान ने इस मोमेंट का बेस्ट यूज़ किया है, ना सिर्फ पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, एंड हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान वांट्स टू डू वंडर्स विद बांग्लादेश। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, इट वाज वेरी इंसाइटफुल। चले जी, एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको एक खुशामदीद। इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस शो हम बात कर रहे हैं कराची में पानी के बहरान की, जो कि शिद्दत अख्तियार कर गया क्योंकि 84 इंच कतर की मरकजी लाइन में लीकेज है, और लीकेज के बायस सप्लाई मुतासर है, और शहर के मुताबिक इलाकों में 4 रोज से पानी बंद है। चलते हैं अपने नुमाइंदे काशान के पास। काशान, क्या सिचुएशन है, बताइए जरा। जी बिल्कुल, मैं 84 इंच की लाइन जो थी वो तो पहले ही डैमेज थी। कल एक अहम डेवलपमेंट भी हुई है। पोर्ट कासिम से आने वाली लाइन जो है वो भी डैमेज हो चुकी है, जिससे कराची का आधा हिस्सा जो है पानी से मुतासिर है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो लांडी और सफूरा हाइड्रेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि दूसरी जानिब शहर का आधा हिस्सा तो वैसी पानी की किल्लत का शिकार हो चुका था। कराची को यौमिया बुनियाद पर 1200 MGD पानी की जरूरत होती है, लेकिन शहर को पानी कितना मिलता है? 650 MGD पानी कराची को मिलता है, जो कि 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। इसको नामुकम्मल होता है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 30% और 40% लाइनें ऐसी हैं जो डैमेजेस हुई हुई हैं। कई हजार गैलन पानी तो रोजाना की बुनियाद पर जाया हो जाता है, जो कि कराची के शहरियों को मिलता ही नहीं है। और अगर हम बात करें सनती जोन की, तो कराची का वाहिद ताजिर है जो कि टैक्स भी देता है, पानी का बिल भी भरता है और साथ में भत्ता भी देता है। उसके बावजूद उस जोन को पानी नहीं मिलता। बुनियादी सहूलियात से शहर कायद की आवाम जो है वो महरूम है। और बहुत से ऐसे हाइड्रेंट से, जैसे हब किनाल की अगर हम बात करें, हब किनाल से पानी जो जिला गरबी की जानिब जा रहा है, वहाँ से वाटर टैंकर माफिया जो है पानी चोरी करके कराची के शहरी वही पानी जो है, जो बिल भी पैक पानी खरीद कर भी अपने घरों में अपने टैंक्स फुल करते हैं। लेकिन कराची के शहरियों को पानी 84 इंच कुतर पाइपलाइन का क्या हुआ? वो तो पहले डैमेज हुई थी ना, तो वो भी रिपेयर नहीं हो सकी। और ये पोर्ट कासिम वाली का क्या बता रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए पोर्ट कासिम में कल सुबह के औकात में लाइन डैमेज हुई है, जिसके ऊपर अभी भी काम जारी है। चीफ इंजीनियर से मेरी बात हुई है तो वो कह रहे हैं
उनकी जानिब से दावा किया गया कि आज वो काम उसका मुकम्मल कर लेंगे, जिसके बाद जिला मलिर के कुछ मुख्तलिफ इलाके वो मुतासिर हुए हैं और पानी से महरूम है, और जो सपूरा हाइड्रेंट है या लांडी हाइड्रेंट है वो भी बंद है। अच्छा, दूसरी जानिब अगर हम ढाबे जी पंपिंग स्टेशन की बात करें, जो पीपरी से लाइन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जानिब जाती है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो इलाके हैं जिसमें जमशेद रोड हो गया, जहांगीर रोड हो गया और दीगर इलाके हो गए, वो उस लाइन से कोई महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, मुतासिर है, कहीं कहीं पानी नहीं आ रहा। पुलिस थाने जोर के कई ब्लॉक्स हैं वो मुतासिर है, वहाँ पानी नहीं आ रहा। कंटोनमेंट के एरियाज हैं जहाँ पर पानी नहीं आ रहा, तो वाटर बोर्ड हुकाम से हमने बात करने की कोशिश करी, तो वाटर बोर्ड हुकाम के तर्जुमान दावा कर रहे हैं कि उस लाइन के ऊपर भी काम जारी है। दूसरी जानिब जो ऑगमेंटेशन की लाइन आ रही है K4 की, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है, लेकिन कराची में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कोई मास्टर प्लान नहीं है, कोई डेवलपमेंट इदारा काम करता है और वो क्विकली दूसरी ये लाइन तोड़ बताइएगा देता है, जिसके काशान वजह के बहुत सारे इलाकों में तो सिरे से ही पानी नहीं आता। आपका कोरंगी है, DHA है, उसके आगे पीछे के और जो इलाके हैं, तो टैंकर की क्या सूरत हाल है पानी की फिर? हाँ जी बिल्कुल, देखिए DHA हो गया, बल्दिया टाउन हो गया, इन इलाकों में पानी जो है वो मौसर नहीं है शहरियों को। वाटर कारपोरेशन की जानिब से GPS टैंकर सिस्टम मुतारिफ कराया गया था। अब उसके ऊपर भी जो सार्फिन है उनसे हमारी बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि 10-10 दिन पहले उसके ऊपर इंतराज कराना पड़ रहा है, तो 10 दिन बाद या 6 दिन बाद टैंकर घर पर पानी का टैंकर पहुंचाया जा रहा है। अगर किसी का असर रसूख DHA की हम बात करें, DHA में जो हमारी अशरफिया रहती है, अगर वो अपने ताल्लुकात से अगर बात करें तो फिर टैंकर उनके घर पे जल्दी पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जो आम आवाम है, मुतवस्सित तबकात भी इससे महरूम हो रहे हैं, वो अगर अपने कंप्यूटर सिस्टम से या अपने मोबाइल एप्लीकेशन से पानी का इंदराज करवा रहे हैं, टैंकर का इंदराज करवा रहे हैं 2000 गैलन 1000 गैलन, तो 6 दिन बाद गैलन पानी का टैंकर जो है वो उनको काशान फराहम बहुत किया जा रहा शुक्रिया। है। और उसको इस पर बताया ये जा तो रहा है भूल ही जाए कि जो टैंकर के जरिए आपको मिल रहा है वो महंग रहा है, जब पानी की किल्लत है ऑलरेडी वो महंगा होता है और अब 23 पैसे आपसे लिए जा रहे हैं। जना, हम क्विकली एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। वेलकम बैक अगैन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अगैन। जमात इस्लामी ने इतवार को मुल्क भर में यौम एहतजाज मनाया और कराची के 10 मुख्तलिफ मकामात पर हमने उनके जानिब से दिए गए धरने देखे। ये जो मुजाहरे थे सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी के पुरअमन मुजाहिरीन पर पुलिस के ने जब तशद्दुद किया तो उसके बाद थोड़े से मुश्तइल भी हुए और बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम के मुतालबे पर निकाली गई जो रैली थी उसको सिंध असम्बली के करीब रोक कर उसके ऊपर शेलिंग भी की गई और फिर लाठी चार्ज भी हुआ। कराची में आम शाहराहों पर धरनों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर भी रही और शहरियों को मुतबादिल रास्ते अख्तियार भी करना पड़े, जबकि कारोबारी सरगर्मियाँ भी जुज़वी तौर पर मुतासर हुई और सोशल मीडिया पे बहुत सारी फुटेजेस भी फ्लोट हुई जिसमें दिखाया गया कि दोनों पार्टीज़ किस तरीके से पुलिस शेयरिंग कर रही थी और उधर से पथराव हो रहा था। तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद इसी मामले पे हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। अली साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अली भाई एक जो जमात इस्लामी की तरफ से सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट आ रही है वो ये कि एहतजाज करना हमारा हक है, उस एहतजाज को कर्ब किया है पीपल्स पार्टी ने, सिंध पुलिस ने। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इस पे आप अपना रिएक्शन दीजिए। देखें, एहतजाज करना हर किसी का हक है, मगर उसके कुछ SOPs होते हैं, तकाज़े होते हैं। आप जब कहीं प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, आपको उस हल्के के जो एरिया के डिस्ट्रिक्ट के DC से परमिशन लेनी पड़ती है टू मेक श्योर कि जिस जगह आप एहतजाज करना चाह रहे हैं वो कोई ऐसी जगह तो नहीं है जिसमें आम शहरी मुतासर हो जाए, इशू उसके लिए हो जाए, ट्रैफिक जैम हो जाए या किसी भी शहरी के लिए मुश्किलात का उनको सामना करना पड़े। सही। एहतजाज का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं कि लोगों को पता चल सके। अली भाई, अपना जवाब भी मुकम्मल ज़रूर कीजिएगा, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी फुटेजेस सरफेस की, उसमें से एक जो थी वो बड़ी डिस्टर्बिंग थी। पुलिस के कुछ एहलकार एक एहतजाजी को पकड़ के और उसको लेके जा रहे थे, उसको कलमा पढ़ने का भी बार बार कहा जा रहा था और प्लस ये कि उसको लाते ठुड्डे मार रहे थे। Is this acceptable? अच्छा, Is this acceptable? Apart from this कि जी stone pelting हो रही है फला ढिमका, when you have got hold of one protester, then you have got hold of him. That's it. उसके बाद की सारी कारस्तानियां फिर, या प्लीज। मैं आपसे नहीं, मैं बिल्कुल, ये वीडियो मेरी नज़र से नहीं गुजरी। अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था और जो अगर उनको पकड़ लिया गया था तो देन उनको एक रिस्पेक्टफुली मैनर से
लेके जाना चाहिए था और ये मार-धाड़ और ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। सही। पुलिस का काम यहाँ सिर्फ ये है कि प्रोटेस्ट को अगर वो हाथ से बाहर निकल रहे हैं या कुछ ऐसे एरियाज़ में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं जो रेड ज़ोन्स हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स है, जहाँ आपको पता है मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, तो उनको रोका जाए। इसलिए कल को अगर नहीं रोका तो फिर हमसे सवाल उठाया जाएगा कि इतने सेंसिटिव एरियाज़ में इतना इसलिए कि मैं किसी पार्टी को एक्यूज़ नहीं कर रहा, मगर ऐसी पार्टीज़ को ही लोग यूज़ करके कुछ अनासिर उनका हिस्सा बन के उनके धरनों में, उनके प्रोटेस्ट में घुस के फिर वो इश्तियाल के अलावा टेररिज्म भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि उन इलाकों में वो नहीं जा सके। और दूसरी चीज़ यह एक पॉलिटिकल चीज़ पे मैं प्रोटेस्ट के अलावा आऊँगा, हर किसी का होता है। जब जमात इस्लामी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो मेयर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं और दे आर सो कॉन्फिडेंट कि जी हम तो इस मेयर को रिप्लेस कर रहे हैं, अगर वाकई उनकी बातों में इतना दम है तो रोडों पे निकल के ये धरने और ये सब लोगों को डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है? तो अगर वो जो हल जो वो कह रहे हैं वो तो हल अकॉर्डिंग टू देम वो तो अरे उनके सर, पास वो हल पाकिस्तान है, की उनके जो पास नंबर सियासत है उसमें धरनों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, और धरनों की इंपॉर्टेंस आपको वोटर भी ला के देती है, आपको पॉपुलैरिटी भी ला के देती है, एंड वी लॉन्ग बिन सीन कि ये प्रूव होता है। जो भी पार्टी पावर में होती है, अगर वो किसी भी धरने या प्रोटेस्ट को राइटफुली हैंडल कर पाए तो मेरे ख्याल में उसकी भी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता है और लोग उस तरफ मेरे ख्याल में ज़्यादा टर्न करते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि इससे बेहतरीन क्या हो सकता था कि आप अपने पॉलिटिकल ऑपोजिशन को राइटली हैंडल भी करते और अपना पॉइंट भी क्लियर कर लेते। एक तो ये, दूसरा ये, इसका जवाब दीजिएगा। मेरा दूसरा सवाल ये है कि कराची के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पिछले पूरे हफ्ते कराची वालों को पानी नहीं मिला है, टैंकर पर भी उनको महंगा पानी दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी कह रही है आपके नलकों में पानी आएगा, इधर तो टैंकर वाला नहीं मिल रहा। हाँ, देखिए मैं आपके पहले सवाल से स्टार्ट करता हूँ। आपने बिल्कुल कहा कि पॉपुलर होने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आवाम को मोबिलाइज करना, धरने देना। आपने कहा जो भी पार्टी धरने करती है वो उसको भी मकबूलियत मिल रही होती है, जो पार्टी उसको अच्छी तरह हैंडल कर लेती है उसके लिए भी बड़ा टेस्ट होता है ये। तो ये देखें, ये टेस्ट हमने बड़ी अच्छी तरह निभाया। जब पीटीआई का इनिशियल आपको पता है सीएम केपी आए थे, हमने उनको वेलकम भी किया, मगर ये चीज़ आप जैसे मीडिया के लोग समझते हैं तो क्या आपके ख्याल से सियासतदान नहीं समझते होंगे? जब आप उनको अच्छी तरह हैंडल कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, जैसे जमात इस्लामी को भी हम कर रहे थे, हमने कहा था कर लो भाई प्रोटेस्ट, बट कीप इट पीसफुल, मेक श्योर कि आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करें। वो जब देखते हैं कि ये दूसरी पार्टी प्रोटेस्ट करने दे रही है और वी हैव नथिंग टू से कि हमें रोका गया, हमें मारा गया, तो इश्तियाल उनकी तरफ से होता है। अब पहल कहाँ से हुई, किन इलाकों में घुसने की कोशिश की, पथराव कहाँ से पहले स्टार्ट हुआ, पुलिस का ये रिएक्ट, मैं मानता हूँ पुलिस का रिएक्शन अगर आया तो मे बी इट वाज नॉट प्रोपोर्शनेट, वो थोड़ा आगे बढ़ गया अगर आप कह रहे हैं कि वो मारते हुए लेके जा रहे थे, मगर ये किसकी वो गलती थी? हु वाज बीइंग शरारती हियर? अरे साहब, मेरे सेकंड सवाल की तरफ मैं पानी की किल्लत और उस पे बात कर रही थी, उसका जवाब भी दे। हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए फेजेस होते हैं। हमने पहले अनाउंस किया कि हाइड्रेंट्स बंद कर, अब हाइड्रेंट्स बंद करके नलकों में आने का सफर जो है इट टेक्स टाइम। तो वो हाइड्रेंट जो हमने बंद करने शुरू किए हैं उसमें जो बीच में एक गैप आता है, थोड़े इश्यूज आने शुरू होते हैं, टीथिंग इश्यूज, वो आ रहे हैं। इंशाल्लाह थिंग्स आर गोइंग फॉर द बेटर और इंशाल्लाह आप देखेंगे नलकों में। ठीक है अली भाई, वक्त की कमी है, थैंक यू, बट वी वर आस्किंग अबाउट जो अभी पानी की लीकेज हुई 84 इंच कोतर वाली, वी वुड हैव लव टू आस्क यू, लेकिन वक्त की कमी है। चलें जी जनाब, तो दिस इज द इशू, दिस इज द थिंग। यस, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी कल, रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।